हेलो दोस्तों, हमारे नए चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है जब अपने ही पिता के कुकर्मी दोस्त का शिकार बनी मासूम। आशा की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। इसी दरवाजे से अभी अभी ईरा अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ। कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती ईरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को माँ के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। आशा ने अपना सिर कुर्सी पर टिका आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में 5-6 साल पहले के वे दिन चलचित्र की भांति घूम गए जब ईरा के मम्मी पापा उसे काउंसलिंग के लिए उसके पास लाए थे। आशा सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकालकर वे सोशल काउंसलिंग करती हैं। अवसाद से घिरे और जिंदगी से हारे हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल कर उन्हें फिर से जिंदगी के रंगों से परिचित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ईरा को 5-6 साल पहले आशा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश कर ली थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी माँ ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से उसको बचा लिया गया था, मगर आशा पहले ही नज़र में भांप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। आशा ने हकीकत जानने के लिए ईरा की माँ से बात की। पहले तो वे नानुकुर करती टालती रहीं, मगर जब आशा ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों और इशारों से जो बताया उसे सुनकर आशा का मासूम ईरा पर स्नेह उमड़ आया। ईरा की माँ कांति ने उन्हें बताया, ईरा दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने ही पिता के खास दोस्त के द्वारा। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी ईरा की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन ईरा अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले ले जो भी लेना है। उसके बाद जब ईरा वापस अपने घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब वह कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा शायद कॉलेज में पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब उनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली ईरा कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने बेटी का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत इसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर इन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कहा। समझाया कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सजा दिलवाना तो नाको चने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब ईरा को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच ही है, जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन ब्याहेगा उसे। कुछ देर रुक कांति ने एक उदास सी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर मन तो करता था कि उस दरिंदे कुकर्मी को भरे बाजार में गोली मार दूं, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब हो ही चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो। यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख दिया। ईरा को समझा बुझा कर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता। मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगा पीछा समझाती, मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसिन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। आशा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही कांति ने अपनी बात खत्म की, आशा जैसे नींद से जागी। यूँ लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी, बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने दोनों को अपने घर जाने के लिए कहा।
पहली बार आशा के सामने इरा ने अपनी जबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार उसने नज़रें उठाकर आशा की तरफ देखा था। इसी तरह 2 और सिटिंग्स हुई। आशा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर इरा चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन काउंसलिंग के दौरान इरा ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में आशा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ है वह मिट्टी पर लिखा वाक्य नहीं जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज़्यादा मन लहूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। आशा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई कि यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरी बच्ची। इरा ने आश्चर्य से आशा की ओर देखा। उनकी छलकी आंखें देखकर वह अपना सारा रोना भूल गई। आशा उसकी बाँह थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली दोनों परेशान से ऑटो की राह देख रही थीं। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। मेरी सहेली अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घर वालों को खबर दी, मगर जब तक वे मुझ तक पहुंच पाते, गुंडे मेरी इज्जत को तार-तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते धोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस जिलजिले स्पर्श से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हों। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकार ले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हुई हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए। धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान की डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसों के लिए जीऊँगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। आशा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वे भी आज एक बोझ से मुक्त हुई हों। आपको समाज से डर नहीं लगा? इरा ने आश्चर्य से पूछा। कैसा डर? किस समाज से? अब मैं हर डर से आज़ाद हो चुकी थी। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था? अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब, आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँची? इरा को अभी भी आशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भूलने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था कि मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुँच सकूँ जहाँ वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखता है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर आशा ने इरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सज़ा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चे के नामकरण पर मुझे ज़रूर बुलाना। आशा ने इरा के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? एक लंबी सांस लेकर वे बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर अमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी साफगोई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे उनका पुरुषोचित अहंग स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद
मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी। फिर आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूलकर भी मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड्स रखने वाले पुरुष भी पत्नी वर्जिन ही चाहते हैं। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगी, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा हुआ। इरा अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह था जो तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया। हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा वह कुकर्मी अंकल बिना किसी को कुछ बताए समाज में शान से रह रहा है ना? फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो भी उसकी शुद्धता में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा। कह आशा ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो? इरा ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उसकी पहचान भी तो उजागर होगी और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील नहीं होना चाहेगा। आशा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात इरा की समझ में आ गई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर आशा के चैम्बर से निकली। उसके कॉलेज के लास्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसने मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से पास हुई। उसके बाद उसने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देकर उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके बाद इरा आज ही आशा से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इस बीच आशा निरंतर कांति के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर इरा से दूर ही रही। वे उसे खुद ही गिरकर उठने देना चाहती थीं। वे संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक और कली को मुरझाने से बचा लिया। इरा ने तो अपना वादा निभा दिया था, अब उनकी बारी थी। फिर वे अपना पर्स उठा नन्हे मेहमान के लिए गिफ्ट लेने बाजार चल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे नए चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।